तो नमस्कार दोस्तों, सभी को प्रणाम। हिंदगी हिंदी है ज़िंदगी और इस समूह के सबके लोकप्रिय डॉक्टर ऋषि शर्मा जी, सबसे पहले आपको प्रणाम। मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी। अगर आवाज़ ठीक ठाक है तो मैं बात को शुरू करता हूं। नीरू जी, आपको भी प्रणाम मेरा। तो अगर आपकी अनुमति हो तो हम बात शुरू करते हैं। आपकी ओर से संकेत मिल जाए तो हम बात शुरू करते हैं। और इस फेसबुक लाइव में यही होता है कि हमारी बात आप तक पहुंच जाती है आवाज़ के तौर पर, और आप साथियों की आवाज़ हम तक नहीं पहुंचती, जैसा कि और ऐप्स में होता है, टीम्स ऐप्स में या गूगल मीट में। तो इसलिए यहाँ पे आश्वस्त होना चाहते हैं कि क्या आवाज़ ठीक ठाक है। जी, तो थोड़ा लाउड, अच्छा ओके। तो मैं थोड़ा सा आवाज़, क्योंकि 1 घंटा 20 मिनट बातचीत रखनी है, तो वो ऊर्जा भी बनाए रखनी है तो इसलिए अगर आवाज़ ठीक ठाक पहुंच रही है तो मैं शुरू करता हूँ। जी, तो थोड़ा लाउड कह रहे हैं डॉक्टर साहब ऋषि शर्मा जी, तो क्या इतना ही आवाज़ काफ़ी है? जी, तो चलिए थोड़ा सा कमेंट भी हम देखते रहेंगे। अगर ऐसा लगेगा तो फिर हम कोशिश करेंगे कि आवाज़ को थोड़ा सा बढ़ा लिया जाए। बस ठीक है, ओके। तो मित्रों, हालांकि सबसे ज़रूरी विषय है, लेकिन सबसे उपेक्षित विषय मैं इसको मानता हूँ। और हम उन देशों में शामिल हैं जिन्होंने अपने देश के बच्चों के लिए अनिवार्य और ज़रूरी और निशुल्क शिक्षा को अपने आज़ाद मुल्क में सालों बाद, 50 60 70 साल बाद महसूस किया। तो ये एक विडंबना भी हम कहेंगे। और बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमारे भारत का गौरवशाली इतिहास है, उस पर हमको गर्व भी करना चाहिए, लेकिन हमको अपनी कमज़ोरियों पर भी ध्यान देना चाहिए। तो मैं अपनी बात को यहाँ से शुरू करता हूँ। मुझे जो विषय दिया गया है वो है भारत में शिक्षा की गुणवत्ता एवं नई शिक्षा नीति और समाधान चुनौतियों के साथ। तो इस पे हम एक बार पहले बात थोड़ी सी कर चुके थे, पर आप साथियों का ये था कि अभी गले को आराम दे रहे हैं सर, ओके। तो आप सभी साथियों का था कि नहीं, इस पे बात होनी चाहिए। तो मुझे लगता है तभी इस समूह ने ये महसूस किया कि हम इस पर फिर दोबारा बात करें। लेकिन मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहते हैं। जैसे मैं मेरा परिवार, मेरा पड़ोस, मेरा ज़िला, मेरा राज्य, ज़्यादा हुआ तो क्षेत्रीय राज्य, फिर ज़्यादा हुआ तो देश, फिर ज़्यादा हुआ तो पड़ोसी मुल्क, फिर और ज़्यादा हुआ तो मैं एशिया तक सोचता हूँ। और हम अगर जागरूक हैं तो हम पूरी पूरी दुनिया की बात करते हैं। जैसे अभी तुर्की सहित 4 5 मुल्कों में भूकंप आया और फिर सुनामी आई, तो हम कितने चिंतित हुए। या अभी फ्रांस में जो कुछ हो रहा है, हम कितने चिंतित हैं। तो अब इसको शिक्षा के साथ जोड़ना भी बहुत ज़रूरी होगा। तो मैं या हम सब लोग, क्या हम अपने इस मैं से मुक्त हो पाते हैं? मैं, मेरा परिवार, मेरा पड़ोस, मेरा दोस्त, मेरे रिश्तेदार, कि क्या हम अपनी जात से मुक्त हो पाते हैं, या हम अपने धर्म से मुक्त हो पाते हैं? ज़्यादा हुआ तो मैं अपने गांव से और शहर से मुक्त हो जाता हूँ, ज़्यादा हुआ तो मैं अपने राज्य से मुक्त हो जाता हूँ, और ज़्यादा हुआ तो मैं अपने देश से मुक्त हो जाता हूँ। पर क्या ये ठीक है? क्या इतना काफ़ी है? मैं आप सबसे पूछता हूँ। और जब हम हवाई यात्रा करते हैं, तो जब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो होता है हमारा, जहाँ से भी हम अ, जाना अपनी यात्रा शुरू करते हैं, तो जब धीरे धीरे वो जो जो जहाज़ है हमारा, जब वो ऊपर उठता है, तो हवाई पट्टी छूटती है, फिर वो विमान पत्तनम छूटता है, फिर धीरे धीरे हम जब झांकते हैं खिड़की से नीचे, तो धीरे धीरे वो शहर छूटता है। और फिर एक एक स्थिति ऐसी आती है कि फिर हमको सिर्फ जो धरती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा दिखाई देता है, और फिर हम कुछ नहीं पहचान पाते, ना हम अपना मकान ना अपना देश पहचान पाते। तो आखिर क्या है, मतलब हम हैं क्या? कहीं मैं होम सिकनेस का शिकार तो नहीं? कहीं हम
बेवकूफ़ मंडूक तो नहीं होते जा रहे हैं या हैं? तो जो लोकतंत्र है हमारा, जिस भी राज्य के या जिस भी देश के हम भूभाग के हिस्से हैं, तो क्या हम लोकतांत्रिक देश का हिस्सा हैं? क्या मेरे भीतर वो लोकतांत्रिक मूल्य हैं? यहाँ से हम भारत की शिक्षा की बात करेंगे। अभी हाल ही में कुछ इंडेक्स जारी हुए, लोकतंत्र सूचकांक, जिसको हम डेमोक्रेटिक इंडेक्स कहते हैं। तो जहाँ पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक ढांचा है, मतलब लोकतांत्रिक ढांचा खड़ा है, तो वो 167 167 देश रेखांकित हुए। अभी कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ, और हर साल जारी होते हैं, हम सब जानते हैं, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, पर फिर भी। तो हम उसमें 51 51वां देश हैं। यानी हमारे यहाँ हमसे 50 मुल्क ऐसे हैं जो हमसे बेहतर स्थिति में अपने नागरिकों को लोकतांत्रिक व्यवस्था दे रहे हैं। तो क्या ये हमारे लिए बहुत चिंता वाली बात नहीं है क्या? क्या हम दुनिया के 10 बड़े स्वस्थ ताकतवर लोकतांत्रिक देशों में नहीं आने चाहिए? आखिर इसके पीछे कारण क्या है? शिक्षा। हम और आप बहुत भली बात समझते हैं। तो और ये लगातार हमारा जो लोकतांत्रिक ढांचा है पूरी दुनिया की नज़र में, ये लगातार जो है गिरता जा रहा है। नॉर्वे, आयरलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड, ये स्वस्थ लोकतंत्र वाले मुल्क माने जाते हैं। अच्छा, अब हम एक तो ये हिस्सा देखिए, हम जिसमें बात करेंगे कैसे चीज़ें जुड़ती हैं। फिर एक और जिसमें हम और आपने खूब पढ़ा, बड़े गर्व से हम लोग अम, अभिभूत होते थे कि यार हम भी पत्रकार बनेंगे, हम भी वकील बनेंगे। ऐसा हमको भी लगा, मुझे भी लगा होगा, आपको भी लगा है। खैर, मैं तो अखबार की दुनिया से आया हूँ, 10 साल मैंने पत्रकारिता की है। तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारा संविधान और हम भारत के लोग मानते हैं। लेकिन क्या स्थिति है? 180 देशों की मीडिया में भारतीय मीडिया की स्वतंत्रता, यानी हमारी जो प्रेस है उसकी जो आज़ादी है, वो 142वें नंबर पर है। 142। यानी हम और हमारी व्यवस्था हमारी मीडिया को इतनी आज़ादी नहीं देती कि वो सच को सच कहें या झूठ को झूठ कहें। वो तो आप भी जानते हैं। और 10 साल पहले हम 105वें स्थान पर थे, और हम लगातार अब 142वें स्थान पर हो गए हैं। इसके क्या कारण है? शिक्षा। अब एक और उदाहरण देता हूँ। दुनिया में वैश्विक भूख सूचकांक भी जारी होता है हर साल, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। दोस्तों, उसमें हम 107 देशों की सूची में 94 नंबर पर हैं। और हैरानी की बात यह है कि श्रीलंका 64वें नंबर पर है और हम 94 वाले नंबर पर हैं। नेपाल 73वें स्थान पर है। बांग्लादेश 75वां स्थान है। और पाकिस्तान का नंबर 88वां है, 88, और हम 94। और नेपाल ने अपने आप को बहुत बेहतर स्थिति में अभी इसी 10-12 सालों में लाया। वो 150वें स्थान पर था और वो 73वें स्थान पर आ गया। तो क्या गौरव करने वाली बात एक है कि जो 122 पूंजीपति रेखांकित हुए हैं, उनमें से ऐसे अरबपति हमारे यहाँ से शामिल हुए हैं जो जिनकी आय 10 अरब से अधिक है। वाह, ताली बजाने को मन करता है। ये ऐसे अरबपति हैं जिनकी आय अभी पिछले 1-1.5 साल में 6 गुना बढ़ी है। ये है शिक्षा, यह है हमारी शिक्षा की स्थिति। अब हम सिर्फ अपने आप को गौरवशाली माने या अपने आप को धकियाते रहें, अपनी कमजोरियों को ही बताते रहें, तो ये मकसद यहाँ पे नहीं है। पर हम आज की इस चर्चा पर हम इस बात को ज़रूर महसूस करें कि क्या ऐसी स्थिति में लाने वाले हम नहीं हैं? मैं, आप, हमारी व्यवस्था, जिनको हमने वोट दिया, जिनको इस सरकार को चलाना था। सरकार कोई अलग से कोई चीज़ थोड़े, मैं सरकार की आलोचना कर भी नहीं सकता, पर व्यवस्थाओं पर हम बात तो कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा पीछे लौटता हूँ।
आज़ाद भारत से पहले सबकी ये चिंता थी कि हमारा मुल्क आज़ाद हो। जब हम आज़ाद हुए तो हम 100 में केवल 12 लोग पढ़े लिखे थे। तो वहाँ से हमने अगर अपनी यात्रा शुरू, हम सब भूल जाते हैं, चलिए सारी शिक्षा व्यवस्था, सारे भारत के दस्तावेज पुराने 1847 के बाद से, जब से अंग्रेजों ने हमारे यहाँ सोचना शुरू किया, तो ऐसा नहीं, वो भी लाए शिक्षा के दस्तावेज, वो भी लाए। खैर उसे छोड़ते हैं, बात बहुत सारी बातें करनी है। तो हाँ, 100 में 12 लोग हम पढ़े लिखे थे जब देश आज़ाद हुआ। और आज आज हम 100 में 74 लोग पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे मतलब शिक्षित, कैसे शिक्षित वो अलग बात है, लेकिन फिर भी तो हमने जो साक्षरता दर हासिल की, उसकी जो रफ्तार है हमारी, क्या वो बहुत अच्छी है? और अगर यही रफ्तार का आंकड़ा हम लगाएं, आप सब लोग, हम सब लोगों में से बहुत सारे लोग अध्यापक हैं, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं, मेरी गणित हो सकता है कमज़ोर हो, आप खुद अनुमान लगा लें कि 47 में हम 12% पढ़े लिखे थे, आज हम 74% पढ़े लिखे हैं। तो 100% साक्षरता, 100% तो कभी भी नहीं हो सकती, पर चलिए जिसको हम संपूर्ण साक्षरता कहते हैं, उसमें अभी भी हमको 20 से 22 साल लग जाएंगे अगर हमारी ये रफ्तार ऐसी रही। 20-22 साल अभी हमको और लगने वाले हैं। और 5 करोड़ बच्चे, 5 करोड़ बच्चे अभी भी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अपनी दूसरी और तीसरी क्लास के बाद शिक्षा को छोड़ देते हैं। अभी शिक्षा का जो दस्तावेज आया उसमें लिखा है, मेरे सामने है, मैं उस पर ही बात करूँगा। 5 करोड़, वो 5 करोड़ बच्चे 10 साल बाद, 18 साल बाद, 20 साल बाद 5 करोड़ परिवार के मुखिया होंगे अगर उनकी शादी हो गई। और मोटे तौर पर शादी तो होनी है जब वो पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो 5 करोड़ परिवारों का वो मुखिया होगा जिसने अभी दूसरी और तीसरी क्लास पास की। तो देखिए हम सब लोगों को, मैं अभी मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं अभी बिल्कुल कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ, मैं ज़रूर उसके बाद कमेंट भी देखूँगा। बिल्कुल आप अ, सब लोग, हम सब लोग एक ही सफ़र के यात्री हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई असहमत हो रहा होगा, और असहमति का भी स्वागत है, पर मैं ज़रूर देखूंगा। पर हम अभी जो ख़ास बातें हैं हम उनको रख देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम, हमारी जो स्थिति है वो जो है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। हमारे पास गर्व से सीना चौड़ा करने की स्थितियाँ बहुत कम हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब बातों का भारत में शिक्षा की गुणवत्ता से क्या मतलब है, या इससे नई शिक्षा नीति का क्या मतलब है। यार क्या चल रहा है यहाँ पे? आपने क्लिक किया तो देखा कि अच्छा विषय है, लेकिन मैं तो बात कुछ और कर रहा हूँ। मैं मुल्क पाकिस्तान नेपाल की बात कर रहा हूँ, हवाई जहाज़ की बात करने लगा हूँ। तो हो सकता है आप छोड़ भी दें समूह को अभी फ़िलहाल आज। लेकिन अभी हम जब धीरे धीरे बात करेंगे तो शायद आप सहमत होंगे कि इन सब का वास्ता हमारी शिक्षा से है। यही छिद्र हैं, वो ये वो छेद हैं जहाँ से हमारी जो शिक्षा है वो असली शिक्षा से दूर जाकर खड़ी हो जाती है। हमको बड़ी लच्छेदार परिभाषाओं में, छद्म राष्ट्रवाद के नारों में हमें उलझा दिया जाता है, और हम अच्छाई और कमियों पर बात नहीं करना चाहते, और फिर हमारी बात भी हमारी मनपसंद राजनीतिक दलों के एजेंडों के अनुसार चलती है। जबकि हम सब लोग जो शिक्षित समाज का हिस्सा हैं, हमें ऐसे विमर्श करते समय उन राजनीतिक इच्छा शक्तियों को, हमारी जो भी दलगत विचार है उसको एक तरफ रख के हमको स्वस्थ मानसिकता से इन पर बात करनी चाहिए। अच्छा, अब जो है थोड़ा सा वैसे तो मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी क्योंकि इसका संबंध है कि शिक्षा क्या है। अगर हम बात करें शिक्षा की गुणवत्ता पे बात करें, तो पहले हम ये भी तो बात कर लें कि शिक्षा है क्या। वैसे तो हम सब लोग जानते ही हैं, हम में से बहुत सारे साथी ने बहुत सारी उपाधियाँ ली हैं, हम सब जानते हैं, पर फिर भी हमारे बहुत सारे साथी ऐसे भी होंगे जो इस बात को समझना भी चाहते होंगे, या मैं भी समझने की कोशिश करता हूँ। तो मोटे तौर पे जो जो संस्कृत भाषा है उसमें शिक्ष धातु से ये बना है। तो सीखना और सिखाना, मोटे तौर पर मैं जो समझा हूँ वो शिक्षा ये है कि जिसमें हम सीखते और सिखाते हैं। आज की जो बातचीत है हो सकता है अभी एक तरफा हो रही हो, लेकिन जब मैं इन कमेंट को पढ़ रहा हूँगा तो मैं भी सीख रहा हूँ आपसे, आपकी बातचीत से जो आपकी टिप्पणियाँ आएंगी
जो आपके सवाल आएंगे तो वो भी मुझे शिक्षित करेंगे, मुझे भी सिखाएंगे। तो मुझे लगता है शिक्षा यही है कि जो सीखती है, सिखाती है, हम सीखते हैं और हम सिखाते हैं। और पूरी दुनिया में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है अकेला जो अपने अनुभवों से भी सीखता है और समाज के अर्जित और संचित अनुभवों से भी सीखता है। अब जैसे मैं थोड़े से उदाहरण के साथ कह सकता हूँ, जैसे करंट लगता है तो हम में से सबको करंट लगा होगा। हमें पता है कि करंट बहुत घातक है, लेकिन जब तक करंट खुद नहीं लगता हमको या हमारा आग से अंग नहीं जलता तो तब तक हम महसूस तो करते हैं कि ये खतरनाक है। लेकिन जब हम इसकी चपेट में आते हैं, जब हम इसे महसूस करते हैं, तो तब हम अपने अनुभव से जानते हैं कि अरे यार करंट बहुत खतरनाक है, अरे आग बहुत खतरनाक है। अपने अनुभव से और दूसरों के अनुभव से। तो ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी मुझे लगती है कि हम मनुष्य के अलावा अन्य जीवों में जो सीखना सिखाना है, एक तो आनुवंशिक होता है। कभी मैंने चिड़िया को देखा नहीं है कि वो अपने बच्चों को उड़ना सिखाती हो, या मछलियाँ अपने बच्चों को तैरना सिखाती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हम मनुष्य अपने पूर्वजों से, अपने पुरखों के अनुभवों के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर और संचित अनुभव के आधार पर हम जो है सीखते हैं। तो अभी एक सवाल और भी बनता है इससे कि फिर हम महाबली कैसे बन गए इन सारे जीवों में। हम तो दुनिया में बहुत सारे जीवों के बहुत बाद में आए। हमसे पहले तो बहुत सारे जीव जंतु इस धरती के बाशिंदे हैं। फिर हम आगे कैसे निकल गए? क्या हमारे पे बड़ा दिमाग है, तेज दिमाग है? जीव जंतुओं के हिसाब से, उम्र के हिसाब से हमसे भी ज़्यादा उम्र जीने वाले जीव बहुत सारे हैं। तब तो मुझे इसमें एक कारण नज़र आता है कि जो हमने स्मृति के आधार पर पुरखों से अर्जित ज्ञान, पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक श्रुतवाचन जो भी हम लोग कहते आए हैं, दंत कथाओं जैसे जो भी बोलते हैं हम लोग, तो हमने पीढ़ी दर पीढ़ी उसको संजोया स्मृति के आधार पर। और फिर जब लेखन कला का विकास हुआ तो फिर तो बात ही कुछ और हो गई। तो और जीवों में ये है नहीं, यहाँ से हम लोग आगे बढ़े। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ से हम लोग आगे बढ़े, हम बहुत आगे बढ़ सकते थे। हो सकता है अगर इस धरती की जगह ऐसी कोई धरती और जगह हो जहाँ हमारे जैसे मनुष्य रहे हों और वो हमारे हमसे ज़्यादा शिक्षा पर काम कर रहे हो, तो उनकी दुनिया शायद हमसे बहुत आगे हो। हालांकि ये काल्पनिक बात है, कहानी का हिस्सा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। तो एजुकेशन, शिक्षा को जब एजुकेशन के साथ हम बात करते हैं तो प्रशिक्षण देना और शिक्षित करना, तो ये भी शिक्षा है। सर्वांगीण विकास करना ये भी शिक्षा है। तो एडुसियर पे बात करना ज़रूरी है, तो फिर बाहर की और आगे बढ़ना, जैसे मैंने अभी बात की कि हम कैसे और जीवों से आगे बढ़े। तो लेकिन मोटे तौर पे क्या है कि हमारी दुख क्या है, हमारी चिंता क्या है कि हम मान लेते हैं कि शिक्षा तो नौकरी देती है, या शिक्षा से नौकरी मिल जाए, अमीर हो जाना हम मानते हैं शिक्षा को। तो ये मेरे ख्याल से संकुचित अर्थ है। अब इस लॉकडाउन को ले लें हम, तो इस लॉकडाउन में हम मरे जा रहे हैं, हमें लगता है कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी शिक्षा तो चलती रहती है। क्या इन 7 महीनों में हमने कुछ नहीं सीखा? आप और हम जब से कनेक्ट हुए हैं, आज की अगर हम बात करें, तो क्या सीखने सिखाने की प्रक्रिया यहाँ नहीं चल रही है? अगर हम केवल आनंद के तौर पर इसको देख रहे होंगे तो भी, तो मुझे लगता है कि ये बात बेमानी है कि 7 महीने से बच्चे घर में हैं और वो डफर हो गए, जीरो हो गए, उन्हें कुछ नहीं आया है। नहीं, अगर वो बच्चे जो कभी स्कूल नहीं जाते हैं, क्या वो अक्षर ज्ञान के अलावा उनकी समझदारी नहीं होती है क्या? क्या वो जीवन यापन नहीं करते? अब मेरे ख्याल से ये बात हम सब लोग जानते तो हैं। तो अब कल से हमारे यहाँ उत्तराखंड में कल से स्कूल खुल रहे हैं, कक्षा 10 और 12वीं के। हम बड़े परेशान हो रहे हैं, बड़े उत्साहित हो रहे हैं, अरे क्रांति कर देंगे हम कल से स्कूल में जाके। तो मतलब अ, क्या कहेंगे हम? क्या ये मतलब ये शिक्षा के प्रति हमारी सकारात्मक सोच है, ठोस सोच है कि स्कूल में जाना, मैं मानता हूँ बिल्कुल स्कूल में जाना, सामूहिकता में, समूह में सीखना एक बहुत बड़ा, क्योंकि स्कूल की जगह कोई नहीं ले सकता, बिल्कुल निश्चित तौर पर। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम उन्हें अज्ञानी कहें जो स्कूल नहीं जाने। और जैसे हम और आप हैं, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि क्या विद्यालयी शिक्षा ही शिक्षा है? स्कूल में जाने वाली शिक्षा ही शिक्षा है? आप और हमने जो इंटर किया, स्नातक किया, स्नातकोत्तर किया, व्यावसायिक शिक्षा की, विशेष शिक्षा हासिल की, तो उसी ने हमको ज्ञान बनाया, उसी ने हमें विद्वान बनाया।
क्या उसी से हमारी गुजर बसर हो रही है? क्या उसके अलावा कोई शिक्षा नहीं हुई हमारी? तो बहरहाल मुझे लगता है कि उत्पत्ति के हिसाब से, संकुचित दृष्टिकोण के हिसाब से, व्यापक दृष्टिकोण के हिसाब से और विश्लेषणात्मक हिसाब से भी हमको सोचना पड़ेगा कि ये जो है शिक्षा का जो वास्तविक अर्थ है वो क्या है। तो मैं अब वो बहुत सारे जो शिक्षाविद हैं उनकी जो बातचीत है, उनके जो कोटेशन है वो सबको पता है, अरस्तु ने क्या कहा था, प्लेटो ने क्या कहा था। फिर भी लेकिन रिकॉल कर लेते हैं हम कि भाई अरस्तु ने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। लेकिन अब देखिए जो भ्रष्टाचारी जो लोग हैं वो तो स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ शिक्षित लोग हैं, लेकिन वो उनका मस्तिष्क किस दिशा में काम कर रहा है। तो शारीरिक और मानसिक और बौद्धिक जो विकास की प्रक्रिया की बात प्लेटो करते हैं तो वो कहाँ है? स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो उनकी बात हमें कितनी अच्छी लगती है, वो बल्कि दीवारों में भी लिखी रहती है कि शिक्षा जो है मनुष्य के अंदर निहित शक्तियों को प्रकट करती हैं। ये महात्मा गांधी ने तो शिक्षा पूरे दस्तावेज लिखे, उनकी तो पूरी पॉलिसियाँ हैं, उसको हमको फिर पढ़ना चाहिए। तो वो कहते हैं मस्तिष्क और आत्मा का उत्कृष्ट विकास शिक्षा करती है। और भी बहुत सारे विद्वानों ने जो है, जॉन ड्यू हैं, बहुत सारे हमारे, हम सब, एडम्स ने कहा, एडिसन ने भी, देखो एडिसन की बात हम बार बार करते हैं। तो खैर विषयांतर ना हो, हम अभी बहुत सारी, हमको बहुत महत्वपूर्ण बात भी करनी है। तो मैं समूची शिक्षा व्यवस्था को एक बंद मुट्ठी मानता हूँ। ये जो बंद मुट्ठी है इसमें एकता तो है, ताकत तो है। अ, हथेली खुल गई तो वो उतनी वजनदार नहीं है जितना जितनी की मुट्ठी है। अब हम अगर हाथ से ऐसे करके धक्का देते हैं या किसी को ऐसे मारेंगे तो वो बात, लेकिन जब हम ये, तो ये जो बंद मुट्ठी है जो ये हमारी है, इसमें शिक्षक, छात्र, समाज, स्कूल और विभाग नीतियाँ, ये जो पांच, ये जो ऐसे ऐसे बनता है जब, तो ये शिक्षा व्यवस्था है। तो केवल शिक्षकों को दोषी मानना शिक्षा की क्रांति नहीं ला सकते। छात्रों का भी, जैसे अभी देख लीजिए लॉकडाउन में हमने ऑनलाइन पढ़ाई करी, कितना करोड़ों रुपए का डेटा हमने सरकार को दे दिया, सरकार को या ये जो मोबाइल कंपनियां चलाती हैं, किसी ने पीठ थपथपाई हमारी? एक बार भी नहीं। मैं पिछले 7 महीने का रिकॉर्ड देखूं तो मैंने पता नहीं कितनी जीबी डेटा अपने बच्चों के लिए वीडियो बना बना के खर्च किया। किसने दिया वो? अब आप कह सकते हैं यार तनख्वाह तो मिलती है, तो तनख्वाह तो हमें अपनी योग्यता के हिसाब से अपने बच्चों को अपना भरण पोषण करने के लिए मिलती है। क्या हमारी व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं थी? इतने साल, 70 साल से हमारे पास बच्चों के पास मोबाइल तक नहीं है। तो हम लोग भी कितना पिछड़े हुए हैं, मुझे भी बड़ी दिक्कत होती है इसमें लाइव में आने में। खैर, तो हम इस मुट्ठी पे बात कर रहे थे। तो ये जो शिक्षक, छात्र, समाज, स्कूल और विभाग और नीतियाँ, अगर इसमें एक भी कड़ी कमजोर है तो वो जो ताकत है बंद मुट्ठी की, वो बेकार है। किसी भी मुल्क के शिक्षा व्यवस्था को उठा के देख लीजिए, चाहे जापान है, चाहे नॉर्वे है, चाहे स्वीडन है, उनका ये जो ये है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें शिक्षक, छात्र, समाज, स्कूल, विभाग और नीतियाँ, ये सारी की सारी बहुत मजबूती के साथ मिलकर काम कर रही है, तभी वो हमसे आगे हैं। यहाँ तो स्थितियाँ कुछ और है, हम सब लोग उस पर बात करते रहते हैं। तो व्यक्तिगत विकास, मानव कल्याण का विकास, सभ्यता और संस्कृति का जो विकास हो, उसमें समाज की प्रगति के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए, तो ये जो भारत में शिक्षा की गुणवत्ता की हम जो बात कर रहे हैं, अगर हम इस स्थिति को नहीं महसूस करते हैं तो मुझे लगता है कि तो फिर दिक्कत है। तो अब जो वैश्विक शिक्षा रिपोर्ट है उस पर भी हम बात कर लेते हैं कि 127 देश आए, सूचीबद्ध हुए कि जहाँ लगा कि हाँ यार ये लोग शिक्षा के प्रति समर्पित। तो 106 वहाँ हैं हम नीचे, मतलब हमसे ऊपर 105 मुल्क हैं जो अपने मुल्क के बाशिंदों के लिए, अपने मुल्क के बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था ला रहे हैं। हम भी ला रहे हैं, तो लेकिन हम 106वें नंबर पर हैं। तो मैं अभी, मैं तो मुल्क से बाहर नहीं गया हूँ, जो आप में से बहुत सारे साथी बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को जानते हैं। ये पता नहीं कि मेरे पीछे क्यों खड़े हुए हैं डॉक्टर ऋषि शर्मा जी, बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं जो बहुत अच्छा अध्ययन रखते हैं। पर खैर कोई बात नहीं, मुझे भी समझने का मौका मिला
मुझे भी अच्छा खैर, अब 6 से 14 साल वाली जो बात मैंने शुरुआत में की, हमको ये संविधान में वर्णित होने के बाद हमको ये समझने में 61 ईयर लग गए, 61 साल लग गए कि हाँ यार, हमें अपने मुल्क के 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए। 61 साल लग गए हमको। ठीक है, मानते हैं आज़ादी की लड़ाई हमने लड़ी, उसके बाद जैसा हमें बताया जाता है कि नमक अगर छोड़ दें तो एक सुई भी जो है बाहर से आती थी। हमने बहुत तरक्की की, बिल्कुल, हम अपने सारे नीति नियंताओं के ऋणी हैं, उन सब सरकारों के ऋणी हैं। लेकिन हम कहते हैं कि वो जो चाल है हमारी, वो चाल कछुए की चाल नहीं चाहिए, उसमें रफ्तार चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए, लेकिन उससे पहले बहुत प्राथमिक चीज़ें भी चाहिए ना। आप अपने घर में लग्जरी कार रख लें, अपना लग्जरी बंगला बना दें, लेकिन चारों ओर गरीब लोग हैं, बस्तियां हैं, जाएंगे तो आप उसी रास्ते से। उनके घर में कोई बच्चा रो रहा है और मैं आराम से घर में स्वादिष्ट व्यंजन खा सकता हूँ। पड़ोस में बिना इलाज के कोई बच्चा दम तोड़ देता है, मैं घर में संगीत लगा सकता हूँ। ये हमें सोचना होगा ना, हम सभी लोगों को। तो अब थोड़ा सा मैं कुछ आंकड़े भी रखना चाहता हूँ ना, तभी तो हम आगे बात करेंगे। तो कुछ आंकड़े हैं मेरे पास, जो सरकारी वेबसाइटों से ही निकाले हैं मेरे पास। हाँ, आवाज़ मेरी कम आ रही है तो मैं थोड़ा सा आवाज़ भी बढ़ाता हूँ। तो 15 लाख स्कूल हैं भारत में, लगभग 15 लाख। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 17,874 स्कूल ऐसे हैं मध्य प्रदेश में, अकेले मध्य प्रदेश में, जहाँ केवल एक शिक्षक है। और उत्तर प्रदेश में 17,602 स्कूल ऐसे हैं जहाँ एक ही शिक्षक है। इसी प्रकार राजस्थान को अगर हम देखें तो वहाँ भी 13,000, 13,500 स्कूल ऐसे हैं जहाँ एक शिक्षक है। और पूरे भारत की अगर हम बात करें तो 1,05,000 से अधिक स्कूल ऐसे हैं जहाँ सिंगल टीचर है, एक अध्यापक टीचर है। और अगर हम कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल की बात करें, मैं हालांकि इंटर कॉलेज में पढ़ाता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ व्यवस्थाओं में हमको जाना पड़ता है, तो मैं जाता हूँ प्राइमरी स्कूल में। तो मुझे बहुत बाद में पता चला कि अगर एक अकेला शिक्षक प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, भले ही वहाँ 4-4, 5-5 बच्चे हैं एक क्लास में, तो आपको उन सारी एक बच्चे की 24 कॉपियाँ देखनी पड़ेंगी। मतलब उस दिन 24 कॉपियों में एक एक पेज काम देना पड़ेगा अगर आप सिर्फ व्यवस्था पे गए। तो देखिए ये स्थिति है हमारी। अब तो हमारी गोरों की सरकार नहीं है, हमारी अपनी सरकार है, हमारे अपने लोग हैं। 1947 के बाद तो हमारे अपने लोग हैं। क्या हम अपने नौनिहालों के लिए इतनी स्कूल की, प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था नहीं कर पाए कि हर स्कूल में 2 अध्यापक हो जाएं? पहले तो 2 की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ अभी 2। पहले तो हर क्लास में, एक स्कूल में हर क्लास के लिए एक अध्यापक होना चाहिए। हम कब से कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं। तो ये स्थितियाँ। और जो शिक्षक हैं वो 12,84,000 हमारे शिक्षक, और 13 लाख से अधिक प्राइमरी स्कूल हैं, केवल प्राइमरी स्कूल। और प्राइमरी स्कूल में 41 लाख टीचर हैं, और 12 से 13 लाख प्राइमरी स्कूलों में हमारे टीचरों के पद रिक्त हैं। और ये एक ही बार की बात नहीं, ये हर साल का मामला है। हर साल 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 साल हो जाते हैं, नियुक्तियाँ नहीं होती। अभी उत्तर प्रदेश का मामला कितना जोर पकड़ा, अभी अभी वहाँ नियुक्तियाँ शुरू हुई अभी। तो मतलब 20 से 22 करोड़ बच्चों की संख्या, तो हमारे बच्चे जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने आते हैं वो हर साल 20 से 22 करोड़ बच्चे पढ़ने आते हैं स्कूल में शुरू में। और देखिए स्थिति जो अभी बताइए कि 5 करोड़ बच्चे जो है कक्षा 2 से पहले ही चले जाते हैं, और 23 से 25 लाख तो हर साल की बात है जो कक्षा 1-2 में ही जो है ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो ये जो विसंगतियां हैं वो आगे बढ़, और अभी अभी तो हर राज्य ने अपने यहाँ स्कूल बंद किए हैं। कारण क्या है कि जी बच्चे नहीं, बच्चे हैं, बच्चे क्यों नहीं है, आबादी तो हमारी बढ़ रही है, चीन को भी पछाड़ने की कोशिश में लगे हैं हम लोग। लेकिन वो जा कहीं और रहे हैं, जा रहे हैं या उनको वहाँ ले जाया जा रहा है, क्यों जा रहे हैं ये विषय आज मेरा नहीं है। खैर, तो ये जो विसंगतियाँ ये आगे लगातार बढ़ती जा रही हैं। इन आंकड़ों से जो है क्या, ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों से जो निराशा बढ़ रही है,
इन आंकड़ों से वो बच्चे कहाँ जाएंगे कल? इसी भारत का हिस्सा होंगे ना। इस भारत के हिस्से में उनकी अपनी धूप कहाँ है, उनका अपना भोजन कहाँ है, उनकी अपनी खुशियाँ कहाँ हैं, उनका अपना रोजगार कहाँ है? तो क्या वो विकसित नागरिक होंगे? क्या करेंगे आप उनका, हम और आप? तो ये जो अब एक और जो बड़ी बात है कि हम कह रहे हैं कि हम अ, भारत की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। बिल्कुल स्वागत है, तालियां बजानी चाहिए हमको। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन, इसके बाद जो है हम हैं। लेकिन अगर जो विकास दर देखें तो वो विकास दर हमारी लगातार घट रही है, उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। प्रति व्यक्ति आय के मामले में बार बार हमारी जो आबादी है उस आबादी को हम आगे कर देते हैं। अरे हमारी आबादी बहुत है इसलिए जो है कुछ नहीं हो सकता इस देश का। कैसे नहीं हो सकता? 17,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय हमारी। और फ्रांस की, जिसको हमने पीछे धकेला है, वहाँ 25 लाख रुपए है प्रति व्यक्ति आय। अब आप कह सकते हैं कि भाई फ्रांस तो बहुत छोटा सा राज्य है। ठीक है, भारत एक बहुत बड़ा राज्य है, फ्रांस एक छोटा सा राज्य है। लेकिन 1 अरब 30 करोड़ की भारतीय आबादी और 7 करोड़ फ्रांस की आबादी में ये अंतर तो दिखाई दे रहा है हमको। लेकिन हमको ये अंतर नहीं दिखाई दे रहा है कि फ्रांस से हमारी आबादी 18 गुना अधिक है। और चीन को ले लें अगर, तो चीन तो हमसे बड़ा है, तो वहाँ प्रति व्यक्ति जो आय है वो $10,000 है। और हम अगर उसके हिसाब से देखें तो वो 5 गुना आ गए हमसे प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से। तो अगर कमजोरियों में हम छोटे राज्य को ले रहे हैं तो ताकत में हम बड़े राज्य को लें अपने से। तो ये जो सारी की सारी चीज़ हैं जो जो हमको बताई नहीं जाती, जो हमारे से बाहर रहती हैं, तो वो ऐसा नहीं है। अभी जो मामला सामने आया है, चाइना खान पान में, स्वास्थ्य में और शिक्षा में बहुत ध्यान देता है। ऐसा नहीं है जो हमको बताया जाता है या जो हम जानते हैं, हम कितना कम जानते हैं। जो लोग चाइना गए हैं, वहाँ की यात्राएं की, उनके आलेख हम जब पढ़ते हैं, अब 95% वहाँ जो है साक्षरता है। अपनी भाषा के प्रति उनको बहुत ज़्यादा लगाव है। वो सारी ज्ञान विज्ञान की पढ़ाई उनकी चीनी में होती है। हम अंग्रेजी के पीछे मरे जा रहे हैं। अंग्रेजी भाषा का विरोध नहीं है, किसी भी भाषा का विरोध नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे है कि एक मुल्क अपनी ही भाषा से बहुत आगे बढ़ जाता है, एक मुल्क विदेशी भाषा को ढो रहा है, तब भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उसी गोरी अंग्रेज को, उसी गोरे लोगों को गालियां देते हैं, उन्हीं की भाषा को हम अपने सिर पे बिठाना चाहते हैं। बिठाइए, लेकिन अपनी भाषा को भी तो आगे बढ़ाइए। और फिर अब क्या, अब तो हमारी अपनी सरकार है, फिर क्यों पिछड़ते जा रहे हैं हम लोग? हमारी शिक्षा पे क्या ध्यान है हमारा? तो ये जो तमाम बातें हैं, इन तमाम बातों का क्या हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, क्या उससे कोई मतलब नहीं है? जो हम पहले एनईपी पे हम जब पहली बार बात कर रहे थे, तब भी हमने इस बात पर जोर दिया था। आप सब लोगों ने, मैंने एक एक टिप्पणियाँ पढ़ी थी। इन सब से ये जो शिक्षा है, जो आप भी यहाँ पे कमेंट में कर रहे हैं, जो बेरोजगारी जो लगातार बढ़ रही है, वो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो जो अपराध बढ़ रहे हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो जो एक गंगा जमुनी संस्कृति के प्रति जो वैमनस्य भर गया है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कुछ मुद्दों पे हम बिल्कुल चुप रहते हैं, तर्क संगत बात नहीं करना चाहते हैं। तो कैसे होगा? अच्छा आप खुद सोचिए। तो ये जो बातें हैं, ये प्रमुख कारक हैं जो आपने भी कहा कि ये सब बातें मैंने आपके सामने क्यों रखी। मैं आपके सामने इन सब बातों को इसलिए रखना चाह रहा हूँ कि जब भी हम कहीं पर बात करते हैं, हमको इन सारी बातों पर सवाल उठाने चाहिए। अपने अधिकारियों से भी, अपनी व्यवस्था से भी, हम वोट देते हैं उनसे भी, हम इन पर बात नहीं करते हैं, हम भूल जाते हैं। और हमको जो ये जानबूझ के जो है ये, अब आप देखिए, हमको बैंक में हम जब जाते हैं तो हमारे पास पेन नहीं मिलता। हम किसी वर्कशॉप, पहले हम लोग अपनी डायरी, अपना बैग लेके जाते थे। अब वो स्पून फीडिंग वाली स्थिति हो गई। अब हमको ऐसा बना दिया गया है कि हम किसी कार्यक्रम में जाएंगे तो हमको सब कुछ वहाँ मिले। शादी में चले जाइए आप, पहले सारी तैयारी के साथ आदमी जाता था, अब पता है कि इवन, माफ़ कीजिएगा मैं यहाँ पे, अब अगर हम किसी की अंत्येष्टि में जाते हैं घाट पे, तो अब बिस्लेरी की बोतलें वहाँ परोसी जा रही हैं और वो सारे ताम झाम, मतलब आपको वीआईपी ट्रीटमेंट वहाँ पे दिया जा रहा है। तो वो वीआईपी ट्रीटमेंट, वो जो परिवार है, मृतक का परिवार, वो कैसे उसको वहन कर रहा होगा, सोचिए आप। तो कहाँ जा रहे हैं हम?
क्या ये शिक्षा है? ये इस शिक्षा की गुणवत्ता की हम बात करेंगे? तो ये मुझे पहले तो इतना कहना था, और मैं बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगा। तो ये एक छोटी सी बानगी थी हमारी, जो हमारा जो विषय है उसकी। और अब हम आते हैं जो हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, कि वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस पर, नई शिक्षा नीति इस सारी बातों पर क्या क्या कहना चाहती है। एक पार्ट तो हम आपसे बात कर चुके हैं, लेकिन अब उसमें हम थोड़ा सा और आज बात करेंगे कि क्या क्या उसमें है। तो जैसे बहुत अच्छी अच्छी बातें हमेशा राष्ट्रीय दस्तावेजों में आती हैं। तो मैं उस पर सब में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ बातें जो है, कुछ बातों पे हमको फिर एक तर्क संगत बात ज़रूर करनी पड़ेगी। देखिए, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये अब तक आई हुई सारी नीतियों में से भी बहुत सारी बातों को यहाँ पे शामिल करती है। और ये केवल एक दस्तावेज है, जैसा कि हमने पिछली बार भी कहा था। अभी इस पर संसद में बात होगी, इफ़ एंड बट निकलेंगे, फिर हम सब लोग जानते हैं कि समवर्ती सूची में दोनों का मसला है, राज्य का मसला है, देश का मसला है। बहुत सारे राज्य हाथ खड़े कर देंगे, और वो हाथ खड़े करने के कारण भी हैं, क्योंकि जो अभी हमने हालात रखे हैं सामने हम सब लोगों ने, तो वो सब इस बात की अनुमति नहीं देते कि आप बहुत बड़ा बदलाव शिक्षा नीति में इसके माध्यम से कर देंगे। कैसे? जैसे अभी जो बात हुई है, यहाँ पर जो मूलभूत सिद्धांत नई शिक्षा नीति के आए हैं, उसमें एक मूलभूत सिद्धांत ये कहता है कि हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति होनी चाहिए, उनकी पहचान होनी चाहिए। उनका विकास के लिए हम प्रयास करेंगे, शिक्षक करेंगे, अभिभावक करेंगे। और अभी जो हमने बात की, अभी उसमें जो ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं बच्चे, कभी ना स्कूल आने वाले बच्चे, बीच में पाठशाला छोड़ देने वाले बच्चे, उनका जब अभी ऐसी स्थिति है, तो अब जो ऐसे कह देने भर से क्या वो स्थिति सुधर जाएगी? कैसे होगा? ये हमको देखना होगा। बिल्कुल। हेमा जी कह रही हैं कि प्रशिक्षण के दौरान हम स्वयं खर्च वहन करते थे, और विश्व बैंक की परियोजनाओं ने हमें खाना पीना रहना देना शुरू कर दिया, और प्रशिक्षण का स्तर भी घटता चला गया। मैं इससे पहले भी बहुत सारी टिप्पणी आई, मैं उनको भी देखूंगा, पर अभी फ़िलहाल हम थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। दूसरी बात, तो ये कैसे होगा? मैं आप सबसे पूछता हूँ, शिक्षा में राजनीति क्यों? बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं कर रहा ना राजनीति, मैं तो सिर्फ चीज़ों को रख रहा हूँ। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आप यही कह रही हैं कि शिक्षा को राजनीति से दूर रहना चाहिए। छात्रों को नहीं, छात्रों को भी राजनीति समझनी चाहिए। हम अध्यापकों को भी राजनीति को समझना चाहिए कि ये क्या राजनीति है। हाँ, हमको बच्चों के पढ़ाने के प्रति कि नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे, हड़ताल कर देंगे, उस राजनीति। लेकिन हड़ताल क्यों, हड़ताल की नौबत भी क्यों आती है? इस पे हमें ज़रा सोचना होगा। खैर, तो बुनियादी, अब ये कह रहे हैं, नीति कहती है कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देंगे। अच्छी बात है। तो इसके लिए आपको लगभग 55 लाख अध्यापक चाहिए। 55 लाख अध्यापक एकदम से फौरी तौर पे चाहिए, एकदम तुरंत तत्काल 55 लाख टीचर चाहिए, जो आपके कक्षा 1 और 2 में पढ़ाएंगे। और ये मैं मानक के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, उन एकल शिक्षकों के साथ सहयोगी के तौर पे कह रहा हूँ कि इतने अध्यापक चाहिए हमको एकदम से तुरंत। और आप कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियां ख़त्म कर देनी है, और अब तो बहुत सारे राज्यों ने ये कर दिया कि 5 साल आपको एक तरह से संविदा पे रखा जाएगा, भले ही वो सरकारी नौकरी होगी, लेकिन वो आपको 5 साल एक तरह से संविदा कर्मी मानेगी, और 5 साल के बाद आपको तब मौलिक नियुक्ति यानी पहली नियुक्ति दी जाएगी। एक तरफ तो हम वहाँ जा रहे हैं, एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमको बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान यानी कक्षा 3 तक पढ़ने वाला, सुनना पढ़ना बोलना लिखना अंक ज्ञान आने वाली जो दक्षताएं हैं, उसके उसको हमारी ये नीति प्राथमिकता पे रखना चाहती है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कैसे होगी? ये एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे हमें सोचना होगा, सरकार को सोचना होगा कैसे होगा ये सब। हमारे स्कूलों की व्यवस्थाएं कैसी हैं? अभी भी हम तो रोज़ देखते हैं फेसबुक में कि जब स्कूलों की बिल्डिंगें दिखाई जाती है, तो कैसी स्थितियाँ हमसे और आपसे नहीं छिपी हुई हैं।
लचीलापन यहाँ पे एक कहा गया है कि हम लचीलापन रखेंगे, लेकिन लचीलापन रखने के लिए जो आप बार बार कह रही है नीति कि हम इतने सारे विषय चुनने के लिए देंगे, तो उतने सारे विषय के लिए जो अध्यापक चाहिए वो तो और एक बड़ा आंकड़ा है, वो कैसे होगा। कला और विज्ञान के बीच में जो आप कह रहे हैं, नीति कह रही है कि कला और विज्ञान जो है उसका जो पाठ्यक्रम है और उसकी पाठ्येतर गतिविधि है, व्यावसायिक गतिविधियां हैं, शैक्षणिक गतिविधियां हैं, उनमें जो है स्पष्ट होगा, वो कोई अलगाव नहीं होगा। तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत है और होना चाहिए, देखते हैं उसको भी, हम देख लेते हैं। दूसरी बात, जो ये बात हर बार आती है, एनसीएफ 2005 में भी आई थी और एनसीएफ 2005 में बहुत ताकतवर तरीके से आई थी कि रटंत जो प्रणाली है उससे मुक्त किया जाएगा, अवधारणा पर जोर दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, स्वागत है। लेकिन इस 2005 से 2020 में जो किया, जो 15 साल हमारे बीते हैं, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारी कक्षा से, क्या हमारे शिक्षण से, क्या हमारे स्कूलों से रटंत प्रणाली दूर हुई है? हुई है? हमारे बहुत सारे साथी आज भी मानने को तैयार नहीं है कि नहीं रटन, वो कहते हैं नहीं जी रटंत रटना तो पड़ता है, रटना तो पड़ता है। आप उनको कितनी सारी फिलोसफी समझा दीजिए, वो मानने को तैयार नहीं है। हमारे बहुत सारे साथी ये मानने को तैयार नहीं है कि पढ़ाई परीक्षा के लिए नहीं होती, पढ़ाई जीवन के लिए होती है। नहीं जी, पढ़ाई अभी देख लीजिए, अब कल से स्कूल खुल रहा है तो सरकार की भी यही इच्छा है कि नहीं नहीं 10th और 12th भाई उनको बोर्ड की परीक्षा देनी है। तो क्या अब इतना समय बच गया है हमारे पास कि हम अवधारणात्मक पढ़ाई करवा देंगे? तो ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। रचनात्मकता की हम बात कर रहे हैं, उधर व्यवस्था ऐसा कह रही है कि एक कार्टून छपने पे विवाद हो जा रहा है। हमारे पूरे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर मुकदमे हो रहे हैं। इस दौरान जितने भी हम और आप शिक्षित लोग, सो कोल्ड शिक्षित लोग बोल रहे हैं, अगर तार्किकता के साथ, उन पे मुकदमे हो रहे हैं। तार्किक बात कर रहे हैं तो आपके पीछे लोग पड़ जा रहे हैं, आपको मार दे रहे हैं, आपकी हत्या हो जा रही है। तो आप कह रहे हैं कि रचनात्मकता और तार्किक सोच को प्रोत्साहित किया जाएगा, कैसे होगा? नैतिकता, मानवीय मूल्य, संवैधानिक मूल्य की बात हो रही है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो निचोड़ है, मैं उसको सामने रख रहा हूँ। लेकिन हम देखिए कि कैसा कैसा काम हो रहा है, कैसी भाषा हमारी बोली जा रही है। हम संसद में क्या बोल रहे हैं, हम विधानसभा में क्या बोल रहे हैं, हम सड़क में क्या बोल रहे हैं, हम हमारे जो लोग व्यवस्थाओं में जुड़े हैं वो लोग कैसी बात कर रहे हैं। तो कैसे होगा? तो ये जो नैतिकता, ये जो मानवता, ये जो संवैधानिक मूल्य की हम बात कर रहे हैं, और मैं फिर और ख़ास बातें जो है यहाँ पर जी बिल्कुल आप कह रहे हैं रटन पे ही चल रहे हैं। तो बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही लगता है, बहुत कम। देखिए बिल्कुल चुनौतियाँ तो हैं, लेकिन इन चुनौतियों पे पहले हम बात तो करें। बहुत सारे साथी, अरे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई है तो क्रांति हो जाए। अरे पढ़ तो लीजिए, बात तो करिए उस पर पहले, है क्या वो, कैसे होगा? अभी हम कह रहे हैं कि 6:46, 7, अच्छा ओके 7:20 तक हमारा है ना टाइम, अभी हम बातचीत सवालों को भी लेंगे। तो अभी तो शुरू ही हुआ, देखिए डॉक्टर साहब और ये समूह, इसमें बहुत सारी बात करने की ज़रूरत है मुझे। तो अब मैं देख रहा हूँ 6:45 हो गए। तो हाँ खैर, छोटी छोटी जो जल्दी जल्दी कुछ बातें मैं रख देता हूँ। कहाँ पे बात हो रही थी? अवधारणात्मक समझ पे बात हो रही थी। तो जो नैतिकता और मानवता की हम बात कर रहे हैं, देखिए संविधानिक जो मूल्य हैं, बिल्कुल मैं उसका पूरा समर्थक हूँ, आप भी समर्थक होंगे कि जो हम भारत के लोग हैं, हमारी जो संवैधानिक मूल्य हैं यार, वो वाकई में स्कूल में उसको कभी हमने प्राथमिकता नहीं दी। अगर हम उसको प्राथमिकता देते, मुझे ऐसा ऐसा लगता है, मैं भी उसका गुनहगार हूँ, मैं बिल्कुल कहता हूँ, मुझे लगता है कि हमने परीक्षा, पढ़ाई, किताबी पढ़ाई को आगे रखा और हमने संवैधानिक मूल्यों की जो बात हमको रोज़ कहनी चाहिए थी, हमने जन गण मन तो रटाया, वंदे मातरम तो रटाया, भारत माता की जय तो रटाया, लेकिन हमने शायद
संवैधानिक मूल्यों पर शिद्दत से बात नहीं की, जिसने सहानुभूति जगाई होती, जिसने दूसरों के लिए सम्मान जगाया होता, जिसने स्वच्छता पे बात की होती, जिसने शिष्टाचार पे बात की होती, जिसने लोकतांत्रिक भावना की बात की होती, जिसने सेवा की भावना की बात की होती। हम सार्वजनिक संपत्ति को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, घर लाते हैं तोड़ तोड़ के लोग, खंभों पे लाइट पे पत्थर मारते हैं। वैज्ञानिक चिंतन की तो बात ही छोड़ दीजिए, इस कोरोना काल में तो हमने वैज्ञानिक चिंतन की धज्जियां उड़ते हुए देखी, ऐसे टोटके हमने देखे हैं कि कुछ मत पूछिए। बहुत मतलब बहुत कष्ट होता है। तो ये किसकी जिम्मेदारी थी? अब ये जो मैंने कहा था ना, ये मुट्ठी वाली बात, इसमें जो हम शिक्षक हैं, उसने इस संवैधानिक मूल्यों को बच्चों में लगातार उसकी बात करना, रटाने की बात नहीं कहूँगा, रटाना नहीं था, लेकिन शायद हमसे भी ये चूक हुई कि हमारे अंदर वो संवैधानिक मूल्य बच्चों को नहीं दिखाई दिए। आज जो बच्चे बड़े हो गए, जो समाज में विध्वंसक हो चुके हैं, जो समाज में असामाजिक गतिविधियां कर रहे हैं, जो समाज में किसी धर्म के प्रति जो है पूरा गुस्सा निकाल रहे हैं, मुझे लगता है वो जो हमारी उद्देशिका है उसके साथ हमने न्याय नहीं किया, हमने संविधान के साथ न्याय नहीं किया। अगर वो होता तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस पे अब बात नहीं कर रही होती इतने सालों बाद, कि इसको जो है हम आगे रखेंगे, इसको हम आगे रखेंगे। तो मित्रों, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम भारत के लोग, हमारी जो उद्देशिका है, हम भारत के लोग में, हम जो शिक्षक हैं, हम जो लेखक हैं, हम जो रचनाकार हैं, हम जो यहाँ इतना समय देते हैं सुनने और सुनाने का, हमारे अंदर वो संवैधानिक मूल्य होने चाहिए। जब हमारे अंदर होंगे तो हमारे परिवार में होंगे, हमारे स्कूल में होंगे, हमारे स्कूल में उन बच्चों पर होंगे जिनके लिए हम वहाँ जाते हैं, उनको पढ़ाने के लिए जो हमें सैलरी मिलती है, उस सैलरी से फिर हम अपने बच्चों को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये जो बात है, बहुभाषिकता की बात बार बार आती है, इस बार भी आई है। लेकिन यह देखो, बहुभाषिकता की बात कर रहे हैं हम, और अभी मैंने जो भाषा की बात की उसमें कितना बड़ा घालमेल है। आप जो है पिछली बार भी हमने कहा था, वो आंकड़े हैं कि इतनी 1000 भाषाएं हमने मार दी है, इसमें भी उसका जिक्र है। अभी अगर मुझे आएगा तो मैं बताऊंगा कि इतनी भाषाएं भारत ने, हम भारत के लोग ने इतनी भाषाओं को हत्या कर दी उनकी। अब वो भाषाएं खत्म हो गई, उनको बोलने वाला एक व्यक्ति नहीं बचा है हमारे देश में, और हम कह रहे हैं कि बहुभाषिकता को हम बढ़ाएंगे। यहाँ देख लीजिए कितना सिर फुटअव्वल होता है पूरे देश में किसी भाषा को लेकर। तो कैसे, मतलब ये हम सब लोगों को सोचना होगा कि हम एक दूसरे के प्रति उदार हों, भाषा के प्रति उदार हों, धर्म के प्रति उदार हों, संस्कृति के प्रति उदार। ये भारत हम सबका है, ये किसी खास धर्म का, किसी खास वर्ग की बपोती नहीं है। हम सबको सम्मान से देखें, सबको समझें, सबके परिवार में जाएं, सबके साथ खाएं पिएं, यही तो जिम्मेदारी है हमारी। जीवन कौशल की हम बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मुझे लगता है आज हम जो सिद्धांत हैं उन पे ही बात कर पाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो इसका निचोड़ है हम उस पर बात कर लें पहले, फिर आगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो बहुभाषिकता है, उसके बाद जो जीवन कौशल की हम बात कर रहे हैं, और हम सब ने देखा कि अभी 50 लाख मजदूर जो 50 लाख परिवारों को पाल रहे थे, उनको हम जो है जहाँ भी वो थे उनको इतना आश्वस्त नहीं कर पाए कि उनको रोटी मिल जाएगी। और इस समय पूरे मुल्क में जो हालात हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं। तो कैसे जीवन कौशल हम बढ़ा पाएंगे, ये एक यक्ष प्रश्न है हमारे सामने। हम संवाद तो करें, हम सहयोग तो दें। मैं हर बार कह रहा हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ, इन 7 महीनों में हमने और आपने भी देखा होगा कि हमारे ही परिचित, हमारे ही अभिन्न मित्र अपने किराएदारों से जो मासिक किराया है उसको वसूलने में उन्होंने एक दिन की देरी भी नहीं की। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, उनको नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वाकई में, जिन्होंने इस दौरान अपने किराएदारों से किराया नहीं लिया होगा। लेकिन ऐसी संख्या तमाम है जिन्होंने कहा भैया ये हमें इससे कोई मतलब नहीं, या तो खाली करिए और या तो फिर किराया दीजिए। तंग किया है, तंग करने के बहुत सारे उदाहरण आए। तो बताइए कि मतलब ये कोरोना ने भी हमको मतलब ये सीख नहीं दी कि हम संवेदनशील हों, मनुष्य मनुष्य के प्रति संवेदनशील हो। तो कहाँ गई हमारी शिक्षा व्यवस्था? क्या किया हमने इतने सालों में? और लगातार ये जो मूल्य हैं,
नैतिक मूल्यों की बात नहीं कर रहा हूँ, मनुष्य के मूल्यों की बात कर रहा हूँ। उसमें मुझे तो पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा लगता है कि हम लगातार उसका भी कोई सूचकांक हो विश्व का, तो वो भी जारी हो, तो हमें पता चले हम कहाँ हैं। अपनी संस्कृति, अपने इतिहास पे गौरव कर रहे हैं हम। लेकिन दोस्तों, बार बार ऐसा कहने से कि भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, भारत ये है, भारत वो रहा है, इससे बात नहीं बनने वाली होगी। जैसा मैंने अभी कहा ना, मैं, परिवार, जिला, राज्य, राष्ट्र और फिर दुनिया। दुनिया देखती है ना, दुनिया को हम देख रहे हैं तो दुनिया हमें भी देख रही है ना। हम भी तो कहीं ना कहीं किसी खांचे में आ रहे हैं। तो बहुत सुधार की तो वास्तव वास्तव में बहुत आवश्यकता है। खैर, तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर रहेगा। मित्रों, हम बार बार इस बात को कहते हैं, हमारे घर में और हम पढ़ने लिखने वाले लोग, कितना पढ़ते लिखते वाले लोग हैं, हम पढ़ने लिखने वाले लोग कितना पढ़ते लिखते वाले लोग हैं। हम, हमारे घर में, वाकई में हम सब लोगों के घरों में लग्जरी आइटम तो हैं, स्मार्ट टीवी भी है, स्मार्टफोन भी है, पर क्या किताबों का कोना है? कोई ऐसी खिड़की है जिससे बाहर से कोई झांक के देखे कि अरे इनके घर में तो किताबें हैं? हमारे घर में जब लोग आते हैं तो हमारे पास जो बैठक है वो इतनी आलीशान है कि उसमें सारी की सारी अत्याधुनिक चीज़ें, मैं नमन करता हूँ उन लोगों को जिनके उस बैठक रूम में लाइब्रेरी भी है। जैसे ही कोई प्रवेश करे हमारे घर में तो उसको सबसे पहले उसकी नज़र स्मार्ट टीवी पे ना पड़े, अच्छे लग्जरी सोफ़ा सेट पे ना पड़े, लाइब्रेरी में पड़े। क्या है ऐसा? तो ये बात जो संवेदनहीन की है, शिक्षित व्यक्ति कितना संवेदनहीन है, होता जा रहा है। ये बात आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो कैसी, कैसा कैसा समाज बनेगा, कैसे बच्चे बनेंगे? क्या हम जो, आप और हम लोग हैं जो हम मोबाइल पे इतना समय बिता रहे हैं, टीवी में इतना समय बिता रहे हैं, व्हाट्सएप पे इतना समय बिता रहे हैं, पढ़ते लिखते रहने में हमारा समय कितना है? हमको सबको मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या हम रोज़, क्या कोई एक कहानी पढ़ पा रहे हैं? किताब तो बहुत दूर की बात है। वो जो पढ़ने लिखने की जो संस्कृति है, उसने, वो पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ कि हम नहीं चाहते, लेकिन हमसे पहले वो नहीं चाहते कि हम पढ़ते लिखते रहें, हमारा समाज पढ़ता लिखता समाज हो। क्योंकि पढ़ता लिखता समाज होगा तो जाहिर सी बात है कि सवाल करेगा, तथ्य बटोरेगा, तथ्य के साथ सत्य कहेगा, कथ्य में सत्य और तथ्य शामिल करेगा। तो ये, मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ही बात कर रहा हूँ। तो जो सीखने के सतत मूल्यांकन पर जो जोर है वो कैसे होगा जब इच्छा शक्ति और व्यवस्था नहीं चाहती है कि एक वर्ग जो है शिक्षित हो, जागरूक हो, आलोचनात्मक उसका रवैया हो पूरे समाज का, तबके का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। विविधता की हम बात कर रहे हैं, इधर आप मतलब एक कैसे कहूँ कि आप कह रहे हो विविधता और स्थानीय परिवेश, और आप अब पूरी दुनिया को एक बाज़ार बनाना चाहते हैं, भारत को भी एक बाज़ार बनाना चाह रहे हैं। दुनिया तो चाहती है, पर हम भी चाह रहे हैं कि एक चीज़ हो, सारी चीज़ें एक हो। जबकि विविधता प्रकृति में भी है, विविधता हमारे मौसम में भी है, विविधता हमारी कहानियों में भी है, विविधता हमारे सत्रों में भी है। तो ये जो बात है कि क्या केवल कहने के लिए है, क्या हम उस पर अमल भी करेंगे, ये जो महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, ये दस्तावेज ये भी कहता है कि समता मूलक, अब समता, शिक्षा, समानता और शांति एक नारा था, तो उसमें जो समानता की बात है, देख लीजिए आप, हम और आप देख रहे हैं कि इतना विवाद हो जा रहा है मुल्क में कि किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ, किसी अविवाहित के साथ, किसी विवाहित के साथ या किसी विधवा के साथ जो असामाजिक कार्य हो जा रहे हैं, उस पर भी राजनीति होने लग जा रही है। और कैसे कैसे बयान आ रहे हैं, बताइए। मंत्रों से क्या बलात्कार रुक जाएंगे? ऐसी बातें आ रही हैं। ये आ रहा है कि लड़कियों को अपनी हद में रहना चाहिए, वो अपनी संस्कृति भूल रही हैं, कपड़ों तक पे बात आ गई, आ रही है, और बड़े पढ़े पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। तो
कहाँ, मतलब ये क्या शिक्षा का हिस्सा नहीं है? क्या हम ऐसी सोच विकसित नहीं कर पाए हैं कि व्यक्ति का अपना खाना, व्यक्ति का अपना पहनना ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, उसको छोड़िए आप, पर आप अपना दृष्टिकोण तो ठीक करिए, मैं अपना दृष्टिकोण तो ठीक करूं, मेरी विचार तो कलुषित ना हो। ये सारी बातें जो है हमारे स्कूलों में आनी चाहिए, हमको इस बात पे ध्यान देना चाहिए। ये जो समता है इसको लाने की, मतलब ठाकुर का कुआं अभी तक गया नहीं, अभी तक वो जो भेदभाव है वो स्कूलों से भी नहीं गया मित्रों। बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है, ये हमारा और आपका साझा कष्ट है। तो ये सब हमको देखना होगा। शिक्षकों, ये कह, शिक्षा नीति कह रही है कि हम शिक्षकों को एक उत्कृष्ट व्यवस्था दी जाएगी, बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो बिल्कुल इंतज़ार कर रहा हूँ, दिन गिन रहे हैं हम लोग कि कब ये लागू हो। तो व्यवस्थाएं तो आप देंगे, पर मुझे मेरा साथी तो दीजिए, मुझे सोचने का समय तो दीजिए। 36 पीरियड तो आपने तय कर दिए, लेकिन पढ़ाने का समय तो दीजिए कि पढ़ाने के लिए मैं नियोजन तो कर सकूं। कोई अध्यापक, मतलब पिछली बार भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं, ऐसे तमाम स्कूल हैं जहां बच्चा कक्षा 6 में आता है और 12वीं पास कर लेता है, लेकिन वो बिना विज्ञान के टीचर के, बिना गणित के टीचर के, और भी किसी विषय को लेकर उसके उसको वो टीचर मिलता ही नहीं, क्योंकि रिक्त पद चला आता है और वो वहां से 12वीं पास कर लेते हैं बच्चे। अब आप सोचिए कि कोई भी विषय, कोई भी विषय, मैं विज्ञान और गणित की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मोटे तौर पे हम उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि अगर विज्ञान का विषय है और वहाँ अध्यापक नहीं है, एक बच्चा 6 में आया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पढ़ा, पास हो गया, फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया, लेकिन मित्रों जो वैज्ञानिक टेम्परामेंट बनना था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उस बच्चे का बनना था, वो कैसे लाएंगे आप? तभी तो वो सुबह टीवी खोलते हुए पहले भविष्यवाणी देखता है, ज्योतिषों को देखता है, अखबार में ज्योतिष देखता है, अपना आज की राशि देखता है। कौन? हम और आप, क्योंकि हमारा जो वैज्ञानिक टेम्परामेंट है वो तो बना ही नहीं। मैं माफ़ी चाहता हूँ उन साथियों से जिनकी उनमें आस्था है, लेकिन मैं ये कैसे मान लूँ कि मेरी जो राशि है उसकी जो एक लाइन अखबार में, वो सारे इस पूरे भारत के अब आप लगा लीजिए कितने होंगे, तो बहुत ज़्यादा बैठ, 33-34 करोड़ बैठेंगे एक उस पर। और कैसे मान लें कि आज का दिन मेरा बहुत बुरा होने वाला है, एक लाइन लिखी, पता नहीं कैसे वो पत्थर मैं 5 उंगलियों में पहन लूँ तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। पता नहीं कैसे वो मैं अगर टीका लगाऊंगा और मीठा खा लूँगा तो मेरा पेपर अच्छा हो जाएगा। पता नहीं कैसे मैं अगर काले कुत्ते को या काली गाय को थोड़ा सा अनाज खिला दूंगा तो मेरे मुझे प्रमोशन मिल जाएगा। तो ये जो मिथक और अंधविश्वास हैं, इसको कैसे दूर करना होगा? मुझे लगता है 7 बज गए, अब हमारे पास 20 मिनट है और मैं अभी इस शिक्षा नीति की जो मूलभूत सिद्धांत हैं उसको पूरा भी नहीं पढ़ पाया, क्योंकि बातचीत इतनी है। मैं बिल्कुल माफ़ी चाहूँगा आपसे। और विनोद जी कह रहे हैं कि बिल्कुल स्वाध्याय का समय प्रभावित नहीं होना चाहिए। आपको तो मैं प्रणाम करता हूँ, मैं आपको सुनता रहता हूँ, नमन है। अगर हम सब लोग आदरणीय श्री विनोद चौहान जी जैसे हो जाएं तो वो दिन दूर नहीं है कि ये जो मैं शंका रख रहा हूँ, मुझे जो शक है वो शक ही नहीं रहेंगे। लेकिन 70 सालों में, 75 सालों में हमने क्या किया? किया बिल्कुल। हम ऐसा नहीं कि हम वहीं खड़े हैं जहाँ थे, ऐसा नहीं है बिल्कुल। लेकिन हम औरों को भी तो देखें कि और मुल्क जो हमसे बाद में आज़ाद हुए वो कहाँ पहुँच गए और हम कहाँ रह गए। तो जो जो सार्वजनिक सेवा है, शिक्षा, उसकी क्या हालत है, उसको कौन देखेगा? दूसरी बात, आप बार बार कह रहे हैं कि पर्याप्त निवेश किया जाएगा शिक्षा में, मतलब आप मुझको और आपको न्योता दे रहे हैं शिक्षा में कि आइए निवेश कीजिए और निजी और सामुदायिक भागीदारी कीजिए। तो इसका मतलब क्या होगा? मैं मुनाफे के लिए तो आऊँगा, और माफ़ कीजिएगा, जो हमारे इस देश में अरबपति हैं, खरबपति हैं, वो कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं इस लॉकडाउन में? वो अरबपति खरबपति वो लाला लोग खोल देते हैं स्कूल और कहते हैं कि जो भी बच्चा आएगा उस बच्चे को पूरा सैनिटाइज करके, उसकी पूरी व्यवस्था करके हम यहाँ पे पढ़ाएंगे। क्या कोई एक वाक्य आपने इस 7 महीनों में किसी अरबपति खरबपति से सुना कि चिंता मत करिए, आप बच्चों को हम हाईटेक बना देंगे? बताइए।
30% आपने सिलेबस कम कर दिया, क्या उससे काम हो जाएगा? और कौन सा सिलेबस कम किया, देखिए आप, खुद ही सोचिए आप। तो ये स्थितियां हैं। जैसे ही लॉकडाउन लगा तो जो मुनाफाखोर लोग हैं वो समझ गए कि भैया ये 1-2 महीने से तो काम चलेगा नहीं, सब कुछ ठप होने वाला है। तो ये ऑनलाइन वाला जो मामला है, इसकी ये राजनीति है जिसमें आपने कहा कि ये सारे के सारे जो सिम प्रदाता हैं, इन्होंने देखिए कितना बड़ा खेल खेला, कैसे हमारी व्यवस्था को नतमस्तक कर दिया अपने सामने, और अरबों रुपए का डेटा हमने और आपने खर्च किया अपनी जेब से। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप व्यवस्था बनाने वालों ने अपनी जेब से क्या खर्च किया? अपने भत्ते तो आपने खूब बढ़ा दिए, अपनी चीज़ें तो आपने खूब बढ़ा दी, और यहाँ आप जो है सार्वजनिक सेवाओं को खत्म करते जा रहे हैं। कैसे होगा? एक मजबूत और एक जीवंत शिक्षा प्रणाली कैसे बनेगी? मैं अब जो है यहाँ पर बात को रोकता हूँ, क्योंकि 7:03 हो गए, और मैं अब जो है यहाँ पे कुछ सवाल देख लेता हूँ या आपकी बातचीत देख लेता हूँ, जिससे मुझे कुछ और भी अगर कहना होगा तो मैं कह पाऊँगा। तो बहुत मैं फिर माफ़ी मांगता हूँ कि मैं जो सोच के आया था वो तो सब कुछ ऐसे ही रह गया, और पता नहीं बातें कहाँ से कहाँ चली गई। यही तो होगा कि ऋषि जी मुझे नहीं बुलाएंगे, और तो लेकिन मैं फिर भी देखता हूँ कि ये तो आप सब लोग बताएंगे कि बात ऐसी ही चली गई या कुछ काम की बात हुई। तो जीवन प्राथमिकता होनी चाहिए, बिल्कुल विजय लक्ष्मी जी कह रही हैं, तो प्राथमिकता में जीवन, शिक्षा का जो मकसद है वो जीवन होना चाहिए, करियर और पढ़ाई नहीं। करियर तो क्यों नहीं है, करियर भी है, पर करियर ही है ये तो नहीं होगा। करियर तो बना रहे हैं, अरबपति खरबपति होते जा रहे हैं, पाश कॉलोनियाँ बन रही हैं वहाँ। अब आप लगा लीजिए कि किसी ने मजाक में कहा एक मुल्क के लिए, मैं नाम नहीं लेके, अरे यार क्या ये मुल्क हमारे सामने है, जितना जितना उस मुल्क की आबादी है उतने तो हमारे लोग फुटपाथ पे सोते हैं। सत्य है, कत्थे के साथ है, तथ्य के साथ है, सही बात है। तो ये फुटपाथ पे सोने वाले बात को कितने गौरव के साथ हम कह रहे हैं, अरे इतने तो हमारे लोग फुटपाथ पे सोते हैं। कब तक सोएंगे, कब तक? मैं और आप तो पेट भरा हुआ है, लेकिन उन लोगों का क्या होगा? तो ये जो बात है कि शिक्षा को सिर्फ अंक प्राप्ति का जो हमने मामला बना दिया है, और हम भी उसमें, अध्यापक साथी भी उसमें जिम्मेदार हैं। मैं कभी अपने साथियों से, अपने बच्चों से कभी परीक्षा परिणाम के दौरान ये नहीं कहता बेटा वाह तो फर्स्ट डिवीजन आ गई, क्योंकि मुझे पता है मेरे और आधे से ज़्यादा बच्चे तो 33% भी नहीं ला पाए, वो भी तो मेरे बच्चे हैं, उनको मैंने क्यों नहीं कहा वाह। जो बच्चे फेल हो जाते हैं वो भी तो मेरे बच्चे हैं। तो ये जो है कि अरे वो बच्चा तो मेरा है, वो चेला तो मेरा है, सब हमारे चेले हैं, हम भी किसी के चेले, तो वो सब बच्चे हमारे लिए हैं। तो कुछ बच्चों के लिए हम वाह वाह करें और बाकी की तरफ हम नज़रें फेर लें, तो फिर दुनिया में जब और कामों में जाता है तो फिर हमसे नज़रें फिराता है। तो खैर बिल्कुल कोई जादू तो नहीं होगा, सोच और व्यवहार में परिवर्तन करना होगा। बिल्कुल उमा जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। निश्चित तौर पे आप ऋषि जी कह रहे हैं कि स्कूलों में अनदेखी हुई है, और बगा लगातार अनदेखी हो रही है। और जो हम बचपन से कह रहे हैं, मतलब बचपन से सुन रहे हैं कि बजट का 8वां हिस्सा शिक्षा में लगे, लेकिन मित्रों अभी अगर हम देखें पिछले 10-15 सालों में तो वो घटा है, बढ़ा तो नहीं है। अभी बढ़ाया तो वो घटे हुए में बढ़ाया, तो लगातार जो बढ़ना चाहिए वो नहीं हमने बढ़ाया। तो ये इस पे कोई सवाल होना चाहिए, संवेदनशीलता का अभाव है बिल्कुल। और टॉपर, बिल्कुल ये उमा जी कही कि टॉपर तो हमने दिए इस देश को, लेकिन उन टॉपरों ने हाशिए पर रहने वाले समाज के लिए क्या किया? और मैं माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ कि जो आईएएस अधिकारियों की बड़ी बड़ी फ़ोटोएं छपती है कि वो गरीब के यहाँ भोजन कर रहे हैं, गरीब को वजीफ़ा दे रहे हैं, किसी विधवा पेंशन योजना में उन्होंने पेंशन, ये उनका काम है। लेकिन वो एक और दो क्यों आ रहे हैं? ये तो उनका काम है ना, एक जिलाधीश का ये काम है, तो वो सब क्यों नहीं कर रहे हैं उस काम को? एक दो कर रहे हैं तो उसको आप वाह वाह कह रहे हैं, लेकिन तो सबको करना था ना। तो काश ये जीवन में हम, बिल्कुल हमको ये आत्मसात करना चाहिए। बड़े बड़े और बड़ी उच्च शिक्षा की तो मैंने बात ही नहीं करी। हम कर क्या रहे हैं, हमारा समाज कहाँ जा रहा है? हम चाहते ही नहीं है
कि समाज समरसता भरा हो, समाज सामुदायिक भावना वाला भरा हो, समाज में सहयोग हो, सब लोग मिलकर त्यौहार मनाएं, नहीं चाहते हम। क्योंकि अगर हम ऐसा कर देंगे, समाज एकजुट हो जाएगा, पड़ोस एकजुट हो जाएगा, जिला एकजुट हो जाएगा, तो लोग सवाल करेंगे ना। और जब सवाल करेंगे तो व्यवस्था को दिक्कत होती है। जब सवाल करेंगे, लोग इकट्ठा होंगे, भीड़ होगी, लोग सवाल करेंगे कि लाइट क्यों नहीं आ रही है, पानी क्यों नहीं आ रहा है, सड़क क्यों नहीं आई है, स्कूल में टीचर क्यों नहीं है, महंगाई क्यों हो रही है। 70 से 80 रुपए किलो आलू हो रखा है इस समय, आलू। इस दौरान जो 10 रुपए किलो आलू होता था ना, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड में पौड़ी में आज की तारीख में 70 रुपए किलो आलू बिक रहा है। 70 रुपए, तो जो भौतिकता है वो चरम पर है। हमारा जो मूल्य है, हमारी जो नैतिकता है, हमारा जो चरित्र है, वो तो बिल्कुल हाथ से बजा रहा है। तो क्या ये शिक्षा की जिम्मेदारी नहीं है? हमारे कारण जो हम हमारे लिए जिनको हमने आगे भेजा है, जो इस समाज को गढ़ेंगे, वो कैसी नीतियां बना रहे हैं। तो ये ऋषि जी, मैं आपके कमेंटों को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप और हम तो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। जो साथी कभी कभी आते हैं वो कुछ कह रहे हैं, तो उनको अगर हम दें जगह तो माफ़ कीजिएगा, है ना। तो बिल्कुल संवेदनशीलता की बात की। अंशु जी कह रही हैं कि मजबूरी का फ़ायदा उठाया, परेशानी को और बढ़ाया। बिल्कुल। तो क्या है, तो सुनीता जी कह रही हैं कि दिखावा बहुत है। ये जो दिखावा है, ये दिखावा भी जानबूझ के रखा गया है, ताकि एक बहुत बड़ा तबका नीचे ही रहे। वो नीचे, नजरें नीचे करके ऊपर ना देखे, वो किसी भवन को, किसी बिल्डिंग को ना देखे ऐसे करके, सिर ही ना उठा पाए वो काश मेरा भी ऐसा घर होता, ऐसा तो सोच ही ना पाए। ये चिंताजनक है। तो ये जो स्वाध्याय की बात विनोद जी ने कही है, बिल्कुल। और क्या होगा, बिल्कुल नीरू जी आप कह रही हैं कि ऐसी शिक्षा का क्या होगा। तो और एक दिन वह भी बैठक में ज्ञान और भविष्य बताने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है आप। तो प्रभु दयाल जी प्रणाम आपको। अ, बिल्कुल। अरे कभी उत्तराखंड आइए, आप देखिए क्या अब हमारे यहाँ सड़कें आ रही हैं। और वो सड़कें ऐसी है कि उसमें जब आप बाइक में जाएंगे, स्कूटी में जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे, तो आप अपनी गाड़ी को पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि उसके पीछे जो धूल जम जाती है, उसकी जो परत जम जाती है, वो गाड़ी का नंबर तक मिटा देती है। और आज की तारीख में सड़कें वहाँ पहुँच गई है जहाँ 4 5 6 10 परिवार रह गए हैं। और उन 10 परिवारों में, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड में बहुत सारे गांवों में 10 15 परिवार मात्र रह गए हैं। क्योंकि हम तो शिक्षक हैं, हमने तो बीएलओ का काम किया, जनसंख्या में हम काम करते हैं। तो हम लगातार देख रहे हैं पिछले 15 20 सालों में कि गांव के गांव खाली हो गए। और कौन है वहाँ गांव में? बुजुर्ग लोग, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं। और जो उस गांव से 10 15 20 किलोमीटर दूर जो शहर है, छोटा सा कस्बा है, वहां तक जाने की सामर्थ्य नहीं रखता, वो लोग गांव में बचेंगे। हमारे यहाँ गांव में जंगली सुअर पैदा हो गए इतने, बाघ अभी जहाँ पे मैं बैठा हूँ, हमारे यहाँ जो गुलदार है वो दिख जाते हैं, हमको दिख जाते हैं। आप लोगों के घर में पता नहीं टॉर्च है कि नहीं, हमारे घर में टॉर्च बहुत ज़रूरी है। 3 सेल वाली टॉर्च, ज़्यादा रोशनी वाली। इतने गुलदार हो गए हैं। तो हम कहाँ पहुँचे। हमारे उत्तराखंड के बहुत सारे साथी हैं, वो सहमत होंगे इस बात से। पिछले साल तो हमारे, जहाँ मैं रहता हूँ उस बगल में जो एक यहाँ पे हमारे यहाँ गधेरा कहते हैं, बरसाती नाले वाली जगह, उसमें से बाघ ने लड़की पकड़ ली शाम के टाइम पे, थोड़ा सा अंधेरा होने से पहले। और उसके यहाँ पे, अब तो बड़ी हो गई है वो थोड़ा सा, उसके यहाँ पे वो उसके पंजे दिखाई देते हैं। और वो जो गुलदार था, वो बच्चा था, यानी उसने शायद पहली बार हमला किया होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम बड़ी बड़ी बातें क्या करें, अभी तो हमारी बहुत सारे परिवारों में पहली पीढ़ी ऐसी है जो पढ़ने जा सकती थी, इसके लिए स्कूल नहीं है अब। पड़ोस के स्कूल की अवधारणा ही ख़त्म कर दी है। मेरे पास, मैं नहीं कर पाया। मैं चाह रहा था कि आपके साथ में ये भी रखता कि किस किस राज्य ने कितने स्कूल बंद किए इन 10 15 सालों में। फिर कभी उस पर बात करेंगे। तो स्कूल बंद कर रहे हैं हम, कितनी बड़ी, क्या कितनी अच्छी बात है कि हम स्कूल बंद कर रहे हैं और क्या खोल रहे हैं ये आप सबको पता है। तो तो बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। हमारे साथी हैं संजीव जी,
संजीत संवेद जी। तो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल जीवन शैली है हम शिक्षा, और वो प्रोफेशन नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूँ आपको, और आपसे हमें बड़ी उम्मीद है कि आप भी हमारे हम कदम होंगे, और हैं आप हमारे हम कदम। और अंशु जी कह रही हैं कि आम व्यक्ति को मूर्ख बना रखा है व्यवस्था ने। बिल्कुल, निश्चित तौर पे। और बहुत सारी चिंताएं हैं, लेकिन इन चिंताओं से होगा क्या? सिर्फ चिंता करने से तो कुछ नहीं होगा ना। तो हम सब लोगों को सोचना होगा कि इन चिंताओं पर हमारे यहाँ क्या योगदान है, हम क्या कर पाए, क्या करें हम, कुछ तो करें। सोचें, लोगों से चर्चा करें, कहीं कोई ज़रूरतमंद दिखाई देता है उसकी कुछ तो हम सहायता करें। ये हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल ऋषि शर्मा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप आपसे तो सहमति है ही। तो अंशु जी कह रहे हैं पूरी व्यवस्था को सुधारना नामुमकिन सा लगता है। देखिए, नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन नामुमकिन बनाने के लिए जो पूरा प्रपंच रचा जा रहा है उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत बनती जा रही है। जो गिरफ्त है, वो जो जैसे अजगर लपेटता है ना, तो अजगर तो ऐसा लपेटता है हमको, तो ये जो सारी व्यवस्था है वो अजगर की तरह बन चुकी है। और अजगर का साथ देने वाले जो लोग हैं वो भी हमारे और आपके लोग हैं। उनको उनका विरोध करना तो करना ही पड़ेगा, और ये होता है। देखिए, कहीं भी हम जब पढ़ते हैं किसी भी मुल्क का इतिहास, किसी भी क्रांति का इतिहास, तो व्यवस्थाओं को बदलने के लिए आम आदमी आगे आता है, जिनके पेट भरे हुए हैं, जिनके पास पर्याप्त सब कुछ है, ज़मीन है, कोठियाँ हैं, 2-3 जगह उनके अपने मकान हैं, बच्चे सेटल हैं, वो तो करना तो पड़ेगा, आगे तो आना ही पड़ेगा। लेकिन कब आएगा ये, लेकिन हम तो आशावादी हैं। इन सब तमाम बातचीत, अगर कुछ नहीं होना है तो फिर हम ये बात कर क्यों रहे? तो विद्युतता झाड़ने के लिए तो नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं कुछ बातें दिल पे असर करती हैं। कहीं ना कहीं हम छोटा छोटा हिस्सा अपना देते हैं, छोटा छोटा योगदान हम देते हैं। तो जैसे अब मैं शिक्षक हूँ, आप में से बहुत सारे साथी शिक्षक हैं। अगर हम अपने बच्चों को संवैधानिक मूल्यों की बात करें, उनके सामने हम गलत बात का विरोध करने वाले बनेंगे, तो उनमें से 10 लोग ऐसे बनेंगे। और अगर 10 वो लोग कल समाज में कोई सा भी हिस्सा होंगे, तो वो अपनी उस हिस्से में पूरा योगदान देंगे। हमारे पढ़ाने वाले बच्चे अगर ठेली लगाते हैं, तो मैं उससे उम्मीद करता हूँ कि वो कम नहीं तोलेगा। 10 रुपए की चीज़ को 20 रुपए में नहीं बेचेगा, और वो अगर 10 रुपए की चीज़ को 10 रुपए में बेच रहा है, तो मेरे लिए तो वो उस IAS अधिकारी वाले छात्र से ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो करप्शन कर रहा है। मेरा बच्चा तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो पूरी शिद्दत के साथ अपनी ठेली लगाता है और अपना सामान बेचता है, कमाता है, घर ले जाता है, और ज़रूरतमंद की मदद भी। देखिए, ये जो छोटे छोटे हमारे साथी लोग हैं जो ठेली लगाते हैं, वो बहुत मदद करते हैं। जो रिक्शा चलाते हैं, हमारे यहाँ तो रिक्शा नहीं होता, लेकिन मैंने देखा है हमारे जो पुलिस के जवान हैं, मैं जब भी किसी शहर में जाता हूँ तो मैं सबसे पहले जो भी हम मुझे पुलिस वाला मिलता है, साथी मिलता है, मैं उससे पूछता हूँ, भाई साहब यहाँ पे कौन सी जगह ठीक होगी जहाँ मुझे रात को रुकना चाहिए, या भाई साहब मुझे जो है वहाँ जाना था, तो क्या आप तो वो मदद करते हैं। मुझे आज तक कोई ऐसा पुलिस वाला नहीं मिला जिसने मुझे बदतमीजी से बात की हो, जिसने मुझे कहा होगा चल चल आगे चल अपना काम कर। हैं तो ऐसे तो शिक्षकों में भी बहुत सारे साथी जो नकारात्मक होंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम मनुष्यता को बचाए रखें, मनुष्यता को बनाए रखें। अब पहले तो अपने अंदर, मैं यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करूँ और जो है खुद मैं पढ़ाता ना हूँ, खुद मैं स्कूल ना जाता हूँ, खुद मेरा बच्चों के साथ व्यवहार अच्छा ना हो, तो फिर ये सब बातें तो बेकार हैं। तो हम सब लोगों की जो सारा ये जो आप भी कह रहे हैं ऋषि जी कि जीवन निर्माण तब होगा जब मनुष्य का निर्माण होगा। मनुष्य का निर्माण तब होगा जब हमारी कक्षा सकारात्मक होगी। कक्षा सकारात्मक तब होगी जब मैं सकारात्मक हूँगा। मैं सकारात्मक कब हूँगा? जब मेरी मेरी व्यवस्थाएं मुझे इतना संतुष्ट कर रही होंगी, मैं बिल्कुल मन से स्वस्थ होकर कल पढ़ाने जा रहा हूँगा। तो ये जो मैंने जो बात की थी, वो जो पांचों चीज़ें हैं, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, बहुत सारे कमेंट हैं, मैं सबको नहीं देख पा रहा हूँ। सब ऐसे समाज की देखिए, राम राज्य किसे कहते हैं? तो मेरा राम राज्य तो मैं और मेरा परिवार और मेरा पड़ोस और मेरा जिला, अगर मुझे यहाँ सब कुछ अमन चैन दिखाई देता है, सब कुछ ठीक है, तो मेरे लिए तो बहुत, मैं तो देश दुनिया की बात बाद में करूँगा ना।
पहले तो मैं अपने आसपास देखूंगा, ऐसे आप अपने यहाँ देखिए। ऐसे थोड़ा है कि झाड़ू लगाया और कबाड़ा बाहर फेंक दिया, तो मेरा तो कमरा साफ है, मेरा तो घर साफ है, लेकिन वो तो कबाड़ वहाँ चला गया, फिर उड़ के चाहे वो भले ही मेरे घर में आए। तो खिड़की बंद करने से जो बाहर का प्रदूषण है वो घर में नहीं घुस सकता, लेकिन जैसी खिड़की खोलेंगे तब क्या होगा। तो खैर, अ, बाजारीकरण ने तो हमें हमारा नुकसान किया ही है। और इस बाजारीकरण ने, देखिए ये जो शिक्षा नीति है, इसके इसमें जो नहीं कहा गया है, जो हमें नहीं दिखाई दे रहा, हमें उसको भी समझना चाहिए। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि कैसे कहूँ अब बिल्कुल अंतिम समय में, कि इस सत्र के अंतिम समय में, कि दुनिया को भी बहुत सारे मजदूर चाहिए। मतलब बहुत जो छोटी सी, जिनके छोटे से सपने हों, छोटी सी आवश्यकताएं हों, वो छोटे से घर में रहें, फुटपाथ पे ही रहें हमेशा, ऐसे लोगों की आवश्यकता है दुनिया के लोगों को, हम और आपको नहीं। तो वो जानबूझ के चाहते हैं कि हम अब ऐसे ही व्यवस्थाएं बनाएं, ऐसी शिक्षा हो हमारी कि हमको ऐसे लोग आराम से मिले। जैसे हम और आप कहते हैं ना, यार आजकल तो अच्छा राजमिस्त्री नहीं मिलता, मिलता है तो 2,000 रुपये दिहाड़ी मांगता है। तो या तो अच्छा राजमिस्त्री मंगाइए, या तो फिर 2,000 रुपये दिहाड़ी क्यों ना मांगे भाई वो। हम जो है 150-200 रुपये का जो है फास्ट फूड खा लेते हैं, लेकिन जो कुली है जिसको बोझा उठा के मेरा सामान मेरे घर तक ले जाना है, उसको हम 40 रुपये नहीं देना चाहते। रिक्शे में बैठना है तो पूछते हैं क्या लोगे, उसने कहा 40 रुपये। यार नहीं ना, ज़्यादा देर ले रहे हो, 20 रुपये देंगे। अब वो बेचारा जो है सुबह से गया नहीं है, तो वो कहता है चलो जी, और हम उस पर बैठ रहे हैं, वो हमें ढो रहा है। तो मजबूरी है अगर कहीं ऐसे रिक्शे में जाने की, तो बार्गेनिंग तो मत कीजिए ना। तो खैर, ये सब बातें थी। और देखिए प्रभुदयाल जी, जो आप कह रहे हैं कि 50,000 रुपये महीना पगार लेके 500 रुपये में सहायक रखने वाले शिक्षक भी हैं, लेकिन ऐसे शिक्षक भी हैं जो अपने पिता के नाम पे, अपने माता के नाम पे वजीफे देते हैं अपने स्कूलों में, और नाम नहीं बताते अपना। उनकी बात भी आगे आनी चाहिए। दूसरी बात जिसकी आप बात कर रहे हैं, या मैं कह रहा हूँ कि 50,000 रुपये लेने वाला, पाँच, उसने वहाँ एक 500 रुपये का, एक 500 रुपये वाले बच्चे की मदद तो की है कि चल तू यहाँ पे, उसने उसकी सोच भी तो देखिए, सकारात्मक सोच भी तो देखिए। वो कम से कम ये तो चाह रहा है कि कक्षा तो चलती रहे, बच्चे आएंगे तो कुछ पढ़ेंगे। क्या बुरा किया उसने। हालांकि मैं इस बात का समर्थक नहीं हूँ यहाँ पे कि वो उसको घर बैठ जाना चाहिए, लेकिन अगर देखिए ऐसे मामलों की गहराई में अगर हम जाएंगे, तो हमारे ऐसे एकल शिक्षक जिनकी मैंने अभी बात की थी, वो एक सीएल नहीं ले पाते, और उसका बच्चा बीमार है, कैसे जाएगा। उसके पिता का देहांत हो गया, कैसे जाएगा। एकल शिक्षक की व्यवस्था ही नहीं हो पा रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो बात आपने की है, इसके पीछे की जो सच्चाई है उसको भी देखना चाहिए। एक सर्वे आया था कि इतने हजार शिक्षक जो है गायब रहते हैं। जब पड़ताल की गई तो पता चला कि जो सीएल पे है उनको भी अनुपस्थित मान लिया गया, जो मेडिकल में उनको भी अनुपस्थित मान लिया गया उस डेटा में, और जो ट्रेनिंगों में गए हैं उनको भी अनुपस्थित मान लिया गया। और सिर्फ 1.5% लोग ऐसे मिले जो बिना सूचना के स्कूल में नहीं थे, और आपने अखबार में छाप दिया कि इतने अध्यापक तो अनुपस्थित रहते हैं। तो ये जो हो सकता है आपकी बात में सच्चाई हो, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं माफ़ी के साथ आपसे कह रहा हूँ कि 50,000 रुपये तनख्वाह लेने वाला व्यक्ति 500 रुपये में सहायक रख रहा है। हम लोग क्या भ्रष्टाचारी करेंगे। क्या वो स्कूल हवा में है? वो किसी समुदाय में है, वहाँ पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता भी हैं, वहाँ पर ग्राम प्रधान भी है, फ़ोन है, आजकल व्हाट्सएप है। कैसे हिम्मत कर लेगा कोई अध्यापक जो 1 महीने के लिए चला जाएगा 500 रुपये दे के, और वो जो जिसको 500 रुपये दिए जा रहे हैं वो कह देगा कि मुझे 50,000 रुपये मिले, बिल्कुल कहेगा जैसे कंप्लेंट होगी। तो ये जो बातें हैं इसको भी समझना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी बात बिल्कुल गलत है, ऐसे लोग भी हैं, तो ऐसे लोग कहाँ नहीं हैं। लेकिन जो अच्छाइयाँ हैं विभाग की, जो अच्छाइयाँ हैं शिक्षक की, जिस अध्यापक ने हमको आज मैं जिनकी बात मैंने तो कहा है हर जगह कि मुझे मेरे बुनियादी स्कूल में अच्छे अध्यापक नहीं मिले, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि उनका कोई योगदान नहीं रहा है।
आज मैं जो आपके सामने बोल रहा हूँ इतने आत्मविश्वास के साथ, या मैंने अपना ज्ञान का दायरा, समझ का दायरा बढ़ाया है, तो उसमें उन अध्यापकों का रोल है। तो हर हर चीज़ को हम नकारात्मकता में नहीं ले सकते। मैंने जो बातें की है, मैंने उसमें नकारात्मकता की दृष्टिकोण से नहीं कहा है, मैंने चिंतन करने की दृष्टिकोण से कहा है कि ये जो मुल्क है हमारा, ये किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, किसी पूंजीपतियों के लिए नहीं, हम सब के लिए है। हमारी इस मुल्क से गरीबी हटनी चाहिए, हमारे इस मुल्क से बेरोजगारी हटनी चाहिए। बेरोजगारी के आंकड़े तो और परेशान करने वाले हैं, बहुत परेशान करने वाले हैं, उसमें अभी अगले सत्र में हम बात करेंगे। तो खैर, बिल्कुल रूमा जी कह रही हैं, जैन मैम कह रही हैं कि नहीं हुए हैं, लेकिन जब तक व्यक्तिपरक है रटन प्रणाली नहीं जा सकती। व्यक्तिपरक कैसे, मतलब समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन बिल्कुल रटन प्रणाली को रटन प्रणाली तब दूर होगी जब अंकों का और परीक्षा का भय खत्म होगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि परीक्षाएं खत्म हो जाएं, ये बोर्ड खत्म हो जाएं सारे के सारे। बच्चे पूरे साल भर पढ़ाई करें, शिक्षक पर को आज़ादी हो कि वो उनको प्रोन्नत करे, और उनकी जो लर्निंग आउटकम्स हैं किसी कक्षा के वो तय हों, तो संभव है। लेकिन आप तो हमारी सीआर में हमारा परीक्षा फल जोड़ते हैं ना। मुझे मेरे हर साल जो मेरी गोपनीय आंखें जाती है उसमें मेरा परीक्षा फल जाता है कि मेरा कक्षा 6 का परिणाम कैसा रहा, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, जहाँ जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, आप सबके यहाँ भी होगा। तो वो अंक तो आपने रख रखे हैं। अभी भी देख लीजिए, लॉकडाउन खुला तो 9 और 11 क्यों नहीं खुलेगा भाई, 10 और 12 क्यों खुलेगा? बोर्ड बोर्ड का भय, अंकों का भय, परीक्षा का भय। क्या ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है कि वो बहुविकल्पीय पेपर लिया जाए, घर बैठ के वो करें? कैसे नहीं हो सकता? पर किया ही नहीं आपने, हमने और आपने ऐसी व्यवस्थाएं नहीं दी है, हमने इतना दिया ही नहीं है मोबाइल, हमने इतना तकनीकों पे इतना ध्यान नहीं दिया, हमारे भरोसे चल रहा है पूरा मामला। तो ऐसे नहीं होता है। तो ये सारी बातें हैं। उमा जी की बहुत सारी टिप्पणियां हैं। मैं 7:24 हो गए हैं, और मैं माफ़ी के साथ ये कहूँगा कि मैं बहुत सारी बातें रखना चाहता था, लेकिन जब इस तरह बात पे बात निकलती है तो बात कहीं से कहीं चली जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ आज का जो टॉपिक था उसमें से कुछ बातों पर ज़रूर मैंने अपना अनुभव रखा होगा। बहुत ज़्यादा बात मैं नहीं रख पाया, इसके लिए मैं माफ़ी ही मांग सकता हूँ। और मुझे अच्छा लगा कि आप सब लोग ने मुझे सुना। अगर मैंने कुछ बात रोचक ढंग से कही होगी तो आप बने रहे होंगे, और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार इस समूह का, इस समूह के संचालक महोदय का, आप सभी का। अगर भावावेश में आकर मैंने कुछ वैसा कुछ कह दिया हो, वैसे हालांकि मेरा मकसद ऐसा कतई नहीं रहता है, लेकिन मेरी पीड़ा आपकी पीड़ा है, इस समाज की पीड़ा है। हम किसी भी वर्ग को, हम उन पूंजीपतियों को भी टारगेट नहीं करना चाहते, हम व्यवस्था में लगे हमारे लोगों को वो भी टारगेट नहीं करना चाहते, हम किसी भी मुल्क के किसी भी बाशिंदे को कुछ नहीं कहना चाहते। हम तो बस चाहते हैं कि हमारी व्यवस्थाएं सुधरे, हमारी शिक्षा व्यवस्था सुधरे। हम और हमारी सरकारें, हम और आप लोग शिक्षा को और उन पांचों तत्वों को पहला और ज़रूरी चीज़ समझें, उसके बाद सब कुछ है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ये जो बातचीत है वो सार्थक होगी। नहीं तो ऐसे सत्र तो हज़ारों सत्र होते रहेंगे। बड़े बड़े सेमिनार हुए हैं, बहुत बड़े बड़े शिक्षाविदों ने बड़ी बड़ी बातें कही हैं, शिक्षा के दस्तावेज आए चले गए, ये भी आया है, देखिए इसका क्या हश्र होता है। लेकिन हम उम्मीद करेंगे, हम आशावादी रहेंगे कि हम और आप इस व्यवस्था को सुधारने में कुछ ना कुछ भूमिका अदा कर रहे होंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और हम सब बने रहें, स्वस्थ रहें, हम शिक्षा जगत में कुछ काम करते रहें, पढ़े लिखें, पढ़ते लिखते रहें, पढ़ते लिखते समाज का हिस्सा बने, लोगों को भी पढ़ते लिखते रहने के लिए प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।